एनवायरनमेंट को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हो और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होएगी। नमस्ते, मेरा नाम अदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। चैप्टर 7 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। ओके, तो भैया अब हम क्या पढ़ेंगे बताओ। चैप्टर 7 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और आपको पता है भाई ये 11th क्लास का आपका आखिरी चैप्टर है, यानी कि जो भाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 में क्या थे आपके 7 चैप्टर और वॉल्यूम 2 में क्या आपके 7 चैप्टर, तो आपका 7वां चैप्टर बिल्कुल आखिर वाला। ओके, और इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा बताओ, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, एनवायरमेंट एंड इट्स पार्ट्स, फिर हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो पहले हम बात करते हैं एनवायरमेंट एंड इट्स पार्ट्स। अब चैप्टर का नाम ही क्या है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना भाई कि एनवायरमेंट क्या होता है। अगर आपको यही नहीं पता कि एनवायरमेंट क्या होता है तो आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या खाक पढ़ोगे, इजंट इट। अरे बोलो, तो एनवायरमेंट का मीनिंग क्या होता है, एनवायरमेंट का मतलब सराउंडिंग। अगर आप डिक्शनरी में चेक करोगे ना तो एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, योर सराउंडिंग, यानी आपके तरफ जो भी कुछ है ना, चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी है, चाहे वो जमीन है, कुछ भी, वो सारे का सारा क्या आपका एनवायरमेंट। ओके, इजंट इट। तो भाई आपके जो सराउंडिंग है पहले आपको उसको समझना पड़ेगा, आपको अपने एनवायरमेंट को समझना पड़ेगा, तब हम आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। तो जो एनवायरमेंट आपका होता है उसको आप प्राइमरली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। वैसे तो आपको तो मेन 3 ही पार्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन चौथा पार्ट ही बना रखा है समझने के लिए बेटर। उससे भाई इससे फिर क्या होता है, हमारा क्लासिफिकेशन थोड़ा बेटर हो जाता है। तो पहला पार्ट आपका होता है एनवायरमेंट का, आप इसको 4 पार्ट बांटोगे। एटमॉस्फेयर, क्या एटमॉस्फेयर, ये कौन सा होता है आपका, एयर वाला पार्ट। दूसरा आपका होता है, बोलो भाई, ये आपका होता है हाइड्रोस्फीयर। ये क्या भाई, जहां पर नहीं जमीन वाला जो पार्ट होता है, जमीन के उधर पृथ्वी पे, अर्थ पे जमीन जो पानी है, समंदर है, लेक नहीं है आपको समझ में। और तीसरा आपका पार्ट होता है लिथोस्फीयर, और चौथा आपका पार्ट होता है बायोस्फीयर। ओके, तो भाई कितने पार्ट हो गए हमारे पास एनवायरमेंट के, 4 पार्ट। एटमॉस्फेयर, या जिसको हम एयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, और क्या है, बायोस्फीयर। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा किसकी बात कर लेते हैं बताओ भाई, एटमॉस्फेयर की, ठीक है। पहले हम थोड़ा भाई एटमॉस्फेयर की बात कर लेते हैं। देखो आपके अराउंड, धरती के अराउंड जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसके अराउंड आपको पता है, मान लिया अर्थ यहाँ पर है और सूरज भाई इससे बहुत दूर है, इजंट इट। तो ये नहीं है कि अर्थ से सूरज के बीच में सारा वैक्यूम है। आपको पता है अर्थ के अराउंड गैसियस एक लेयर होती है, क्या, और ये तकरीबन कहां तक फैली होती है पता है आपको, जमीन से लेके और 1600 किलोमीटर तक क्या होती है, एक्सटेंडेड। कहां तक भाई, तो अर्थ की सरफेस से लेके कहां तक बताओ, 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ जो गैसियस एक तरह से एनवेलप होता है। जो गैसियस क्या होता है भाई, सब आपको पता होगा ना, अर्थ जैसे कई प्लेनेट क्या होते हैं, उनके पास एटमॉस्फेयर नहीं होता, उनकी ग्रेविटी बहुत कम होती है, तो उनके सरफेस से ही क्या शुरू हो जाता है, वैक्यूम। क्या, जो वैक्यूम नहीं तो भाई बिल्कुल भाई, जो अरे खाली स्पेस होता है, उनकी सरफेस से शुरू हो जाता है। लेकिन अर्थ का आपको पता है इतनी ग्रेविटी है अर्थ की कि कई सारे जो एलिमेंट है ना भाई, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी, आप कह सकते हो गैसों का एक बहुत, आप कह सकते हो कि अर्थ एक तरह से छोटा गोला है, अर्थ का एक छोटा गोला है
और ये छोटा गोला एक बड़े गोले के अंदर क्या है बताओ भाई, ट्रैप्ड है। ये गोला तो क्या है, गैस का गोला, गैसियस गोला नहीं है आपको, और ये गोला बताओ क्या भाई, सॉलिड, जो आपकी अर्थ होगी। आगे आपको समझ में। तो अर्थ का जो साइज होता है ना, तो अर्थ से कहां तक फैला होता है बताइए भाई, 1600 किलोमीटर तक। तो 1600 किलोमीटर तक अर्थ की सरफेस से लेके 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ जो गैसियस एनवेलप होता है अर्थ के अराउंड, उसको हम क्या बोलते हैं, अपना एटमॉस्फेयर। आगे आपको। और इस एटमॉस्फेयर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इसका बहुत फायदा होता है, आपको पता होगा भाई। क्योंकि पहली बात तो ये, और ये जो गोला होता है ना, ये मैं आपको बताऊं भाई, अगर ना हो अर्थ के अराउंड ये, तो यहाँ पर लाइफ पॉसिबल बहुत मुश्किल हो। वजह, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हार्मफुल रेडिएशन होती हैं, कॉस्मिक रेज। क्या जैसे आपको पता होगा ना कि हमारे पास कौन सी रेडिएशन थी बताओ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी खतरनाक कौन सी होती हैं, कॉस्मिक रेज। ठीक है, तो बहुत सारी खतरनाक जो रेडिएशन होती हैं, अगर ये गोला ना होता तो हम तक सूरज से निकलने वाली वो हार्मफुल रेडिएशन हम तक सीधे पहुंच जाती ना। अब जो गोला है ना, उन्हें काफी हद तक क्या कर देता है, बिल्कुल ब्लॉक कर देता, उनको रोक देता, उनको टकरा के क्या करता है, वापस स्पेस के अंदर भेज देता, रिफ्लेक्ट करके। इसीलिए अर्थ पे क्या होता है भाई, जीवन संभव है। तो इसका बहुत बेनिफिट है, इजंट इट। और इस एटमॉस्फेयर के और भी बहुत फायदे हैं। इसी एटमॉस्फेयर के अंदर वो गैसेज हैं जिनको जो लिविंग बीइंग्स हैं अपने क्या बोलते हैं, ग्रोथ और लाइफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइफ की मेंटेनेंस और लाइफ की ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बताओ, क्या इसी एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन नहीं है क्या? क्या हम भाई बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा रह सकते हैं क्या? नहीं। तो हमारे जो क्या चाहिए हमको, ऑक्सीजन, वो कहाँ से आती है, एनवायरनमेंट से। भी आपको पता है जो कोविड फैला था उस टाइम पे भी आपको पता होगा ना, जो बोलते नहीं है ये एयर कंसंट्रेटर है क्या, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वो कहाँ से ऑक्सीजन निकालता था, वो भी भाई एयर से ही ऑक्सीजन निकालता था। एयर में आपको पता है कई सारी गैसेज क्या होती हैं, मिक्सड, तो वहां से वो किसको एक्सट्रैक्ट कर लिया करता, एयर को एक्सट्रैक्ट कर लिया करता। इजंट इट? ठीक है बात। और यही जो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर होता है, मतलब ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल एटमॉस्फेयर। ठीक है, जितनी भी जो लाइफ फॉर्म होती है, प्लांट हैं, वो अपने लिए बताओ, वो भी अपने लिए कार्बन डाइऑक्साइड बताओ कहां से लेते हैं? अरे बोलो भाई, नहीं आपको समझ में? अरे भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट लेते हैं वो भी कहां से लेते हैं बताओ भाई, वो भी यहीं से लेते होंगे। इजंट इट? और आपको पता है इसी एटमॉस्फेयर के अंदर एक ओजोन लेयर होती है, ओजोन गैस की O3 लेयर, जो कि सूरज की अल्ट्रावायलेट लाइट को रोक देती, हम तक नहीं आने देती। इजंट इट? और आपको पता है इसी के अंदर जो भाई ये वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है क्या, वो सारा इसी एटमॉस्फेयर के थ्रू होता है। इजंट इट? आपको पता होगा ना, आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है? आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है? आपको वो तो नल से मिलता है, नलके से। अरे भाई वो पानी वहाँ पर कहाँ से आया? समंदरों से। पानी क्या होता है, जब हीट पड़ती है तो समंदरों का पानी क्या होता है, वेपोराइज होता है। वो वेपर क्या होती है, ऊपर उड़ती है। ऊपर कहाँ जाती है वो? एटमॉस्फेयर में। कहाँ पर भाई? और एटमॉस्फेयर में क्या होता है फिर, अलग अलग जो टेम्परेचर और डेंसिटी होती है उसकी वजह से क्या होता है, वेपर अपनी जगह ट्रेवल। मान ली यहाँ पर क्या है, कम दबाव का क्षेत्र, यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर रीजन। तो मैंने समंदरों के ऊपर क्या है, हाई प्रेशर रीजन। पहाड़ों के ऊपर मान लिया क्या है, लो प्रेशर रीजन। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होगी, गैस फ्लो करेगी ना, वो वेपर फ्लो नहीं करेगी भाई, फिर वो किससे टकराएगी बताओ भाई, पहाड़ों से। वहां पर वो क्या हो जाएगी, कंडेंस। कंडेंस वहां पर क्या होगी, बारिश। बारिश होगी, पानी गिरेगा नहीं आपको भाई। तो पानी का जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है कि समंदरों से पानी उड़ता है पहाड़ों पे या भाई सूखी जमीन पे गिरता है, फिर वापस कहां पर आता है, जमीन समुद्र के अंदर। ये पूरा साइकिल होता है, ये भी किसके थ्रू होता है, हमारा एटमॉस्फेयर के थ्रू होता है। इजंट इट? तो भाई इस एटमॉस्फेयर का बेनिफिट बहुत ज्यादा है। इजंट इट? इसी एटमॉस्फेयर में आपको पता है भाई जो बादल वगैरह नहीं बनते हैं, वो सारे बादल इसके अंदर बनते हैं भाई। जो आपको पता है जो बिजली चमकती है उससे क्या बनता है बताओ, जो N2 होती है ना एयर में, क्या होती है N2। वो N2 भी क्या होती है, इसी के अंदर क्या होती है, टूटती है तो क्या बनता है, फर्टिलाइजर। आपको पता है N2 टूट के क्या बनते हैं, नाइट्रेट। डाई नाइट्रोजन टूट के क्या बनते हैं, नाइट्रेट। वो भी कहाँ बनते हैं बताओ भाई, एटमॉस्फेयर के अंदर ही। जब बिजली कड़कती होती है, मैंने आपको पढ़ाया था ना,
जब बिजली कड़कती होती है तो N2 का मॉलिक्यूल टूट जाता है, किसमें? NOx में। किसमें? नाइट्रोजन क्या बनते हैं? ऑक्साइड्स। वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड फिर एयर में रिएक्ट करते और क्या बनते हैं हमारे पास? बताओ नाइट्रेट्स क्या बनते हैं? और आपको पता हो नाइट्रेट्स को फिर प्लांट यूज कर सकते हैं। तो भाई आपको पता लाइफ को सस्टेन करने के लिए इसी में हम सांस लेते हैं। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो इंसान जिंदा रह पाएगा क्या? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा थोड़ा पहले पड़ गया भाई कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। अगर मैं आपको भाई एटमॉस्फेयर का भाई क्या बताऊं, अगर टेम्परेचर बताऊं तो -56 डिग्री सेल्सियस से लेके कितना होता है? 1200 डिग्री सेल्सियस। सबको हो गई? अरे ना, हमारे यहाँ पर तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस भाई। 37 कह रहा हूँ, 30 क्या राउंड? हाँ 25-30 भाई। सर्दियों में तकरीबन कितना पहुँचता हमारा? तो 0 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम हमारा इसके आसपास पहुँचता है। लेकिन ध्यान रखियो एटमॉस्फेयर में क्या होता है? क्लाइमेट कंट्रोल। क्या होता है? यही एटमॉस्फेरिक जो रीजन होते हैं यही क्लाइमेट को कंट्रोल करते होते हैं। आपको हो गए? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर सिर्फ और सिर्फ ये वाला नहीं है, एटमॉस्फेयर बहुत ऊपर तक फैला हुआ है। ठीक है बात? तो अगर आप पूरे एटमॉस्फेयर को एनालाइज करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि टेम्परेचर की बहुत वाइड रेंज होती है। यानी अगर आप यहाँ से जाओ, अगर आप किसी भाई ये मान लो किसी स्पेस क्राफ्ट में बैठ के या किसी प्लेन में बैठ के, जहाज में बैठ के, किसी रॉकेट में बैठ के आप यहाँ से ऊपर जाओगे ना तो जरूरी नहीं कि आपको भाई जमीन पे कितना टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस तो या 25 डिग्री सेल्सियस, तो ऊपर भी कितना मिलेगा आपको? 25 से 30 ही मिलेगा ना। कहीं पर टेम्परेचर आपको -56 डिग्री सेल्सियस से लेके कितना और 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कितना? 1200 डिग्री सेल्सियस। आपको बताएंगे ना कहां पहुंचता भाई? बात आपको पहले पड़ेगी? अरे बहुत ऊपर नहीं है आपको, इतने ऊपर आपको कई, अरे जब बता तो थोड़ा वेट तो कर लो भाई, थोड़ा वेट तो कर लो। ठीक है, आप सोचते हो 10-15 किलोमीटर, बहुत ऊपर जाओगे ना तो आपको बहुत हाई क्या मिलेगा? टेम्परेचर। उसको बोलते हैं क्या? थर्मोस्फियर। क्या बोलते हैं उसको? थर्मोस्फियर। ठीक है बात? तो मैं आपको बताऊं भाई, पहले मैं आपको नहीं एयर के जो कंपोनेंट है सारे वो लिखता हूं भाई। तो एक तो होते हैं हमारे एयर के अंदर मेजर कंपोनेंट, एटमॉस्फेयर के। एक हमारे पास क्या होते हैं? माइनर कंपोनेंट, और एक होते हैं ट्रेस कंपोनेंट। मेजर कंपोनेंट वो होते हैं जो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, माइनर कंपोनेंट वो होते हैं जो थोड़ी अमाउंट में हो, और ट्रेस कंपोनेंट कौन से होते हैं? जो बहुत ही थोड़ी अमाउंट में हो। तो आपको पता है N2O2 और वाटर वेपर, क्या N2O2 और वाटर वेपर क्या होते हैं? ये भाई क्या है इसके मेजर कंपोनेंट। आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारे पास? माइनर कंपोनेंट। लेकिन भाई यहाँ पर ट्रेस कंपोनेंट भी होते हैं। मैं आपको बताऊं भाई, एक उनमें आपका हीलियम है, नियोन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, मीथेन है, H2 है, CO है, N2O है, NO2 है, HCHO है, NH3 है, O3 है। बात आपको पहले पड़ी? ये बताओ क्या हमारे पास इसके ट्रेस कंपोनेंट। तो मेजर कंपोनेंट, माइनर कंपोनेंट, और ये मेरे पास क्या है? और इनके अलावा मैं आपको बताऊं भाई कई अल्ट्रा ट्रेस कंपोनेंट भी होते हैं, कई आयंस होती हैं। क्या होती हैं? कई आयंस, O+ वगैरह इस टाइप से एटॉमिक जो भाई गैसेस होती हैं, लेकिन वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बताओ। देखो भाई, क्योंकि आप पढ़ रहे हो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो पहले आपको एनवायरमेंट को समझना पड़ेगा ना कि एनवायरमेंट के पार्ट कितने होते हैं। तो एनवायरमेंट के 4 पार्ट थे मेनली। कौन कौन से? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर हम पढ़ रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर के और क्या पार्ट होते हैं पता आपको? एटमॉस्फेयर के और, तो एटमॉस्फेयर को अब जैसे एनवायरमेंट को मैं 4 पार्ट्स में बांट सकता हूँ, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। उसी तरीके से एटमॉस्फेयर को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। क्या? एटमॉस्फेयर को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है भाई। कौन कौन से बताओ? एक आपका हो गया ट्रोपोस्फियर। क्या भाई? ट्रोपोस्फियर। तो पहला पार्ट कौन सा होता है आपका? ट्रोपोस्फियर। दूसरा पार्ट कौन सा होता है आपका? ये ट्रोपोस्फियर। समझे बात? ट्रोपोस्फियर। ये क्या होता है आपका? स्ट्रेटोस्फियर। और तीसरा आपका होता है भाई, ये बता, जो ट्रोपोस्फियर और जो स्ट्रेटोस्फियर है इनको हम कलेक्टिवली
होमोस्फीयर ही बोल देते हैं क्या? ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? जहां तक मेरे ख्याल से इन्हीं को बोलते हैं भाई, कंफर्म कर लियो, पर जहां तक मुझे याद है इन्हीं को क्या बोलते हैं? इनको होमोस्फीयर भी बोल देते हैं। अच्छा, स्ट्रेटोस्फीयर एक नाम और भी होता है, ओजोनोस्फीयर। क्या क्यों होता है? क्योंकि जो ओजोन लेयर होती है ना एटमोस्फेयर में, वो कहां पर होती है? वो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। समझे बात? जो तीसरा आपको होता है इसको बोलते हैं मेसोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? और चौथा आपको होता है थर्मोस्फीयर। ठीक है, तो मेनली क्या हमारे पास 4 पार्ट प्राइमरली जो हमने भाई एक तरह से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो जो ट्रोपोस्फीयर हमारा क्या है? अरे बोलो नहीं आपको? अच्छा मैंने क्या बोला आपको? हमारे पता नहीं क्या इनको बोलते हैं होमोस्फीयर। खैर कोई बात नहीं, नहीं आपको? अरे बोलो भाई। अच्छा, इनको मैंने क्या बोला था? कलेक्टिवली क्या बोल देंगे? होमोस्फीयर। तो जो मेसोस्फीयर होता है ना, वो तो कौन सा हमारे पास? ये थर्मोस्फीयर। तो मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर इनको कलेक्टिवली आयनोस्फीयर बोल देते हैं। क्या तो ना 4 पार्ट कौन कौन से हो गए? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। इन्हें कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं आमतौर पे? होमोस्फीयर। और इनको कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? आयनोस्फीयर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये पार्ट कहां से कहां तक फैले हुए हैं। जो आप देखते हो ना भाई, ये होता है आपका पता क्या? ट्रोपोस्फीयर। कौन सा होता है? आप जो सोचते हो भाई। और जो ट्रोपोस्फीयर होता है इसकी रेंज होती है तकरीबन 1 किलोमीटर से लेके, सॉरी ये क्या होता है, 0 से लेके 10 किलोमीटर तक। क्या? अरे भाई जमीन से लेके, चलो यहां पर भाई कई बुक्स में 10 लिखो, कई में 11 लिखा होता है। क्या बोलो भाई? तो 0 से लेकर, चलो 11 बोल देते हैं, 0 से लेके 11 किलोमीटर तक क्या होता है आपका? ट्रोपोस्फीयर फैला होता है। ठीक है, और इसकी टेम्परेचर रेंज होती है 15 डिग्री सेल्सियस से -56 डिग्री सेल्सियस। कितना बताओ भाई? तो आप ट्रोपोस्फीयर ऊपर जाओगे ना तो टेम्परेचर तो क्या होगा? कम होएगा। आप ट्रोपोस्फीयर में ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होएगा। और इसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं पता आपको? N2O2 CO2 और वाटर वेपर। क्या? N2O2 CO2 और वाटर वेपर, ये इसके मेन कंपोनेंट होते हैं। दूसरा कौन सा आ गया आपका? स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें बताओ कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? इसमें होता है -56 डिग्री सेल्सियस से लेके क्या, और यहां पर भाई टेम्परेचर होता है -2 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से यहां पर ध्यान रखियो, जब आप इस रीजन में जाओगे ना 0 से 11 तो टेम्परेचर क्या घटेगा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा? टेम्परेचर वापस बढ़ने लग जाएगा भाई। और कहां से कहां बताइयो? अच्छा अरे कहां लिख दिया? -56 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस की यहां पर टेम्परेचर रेंज रहेगी, -56 से -2। और ये कहां से कहां तक फैला होता है? ये आपका होता है भाई 11 से लेके 50 तक। क्या मतलब 11 किलोमीटर से ऊपर पहुंच जाओ 50 किलोमीटर तक ऊपर, जमीन पे नहीं ऊपर, तो आपको तो क्या मिलेगा? ये इतना टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं? और इसके अंदर कौन कौन सी गैस होती हैं आपको? मैंने क्या इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं? ओजोनोस्फीयर। तो यहाँ पर ओजोन तो पक्का होनी है, तो यहाँ पर N2 भी है, O2 भी है और O3 भी है, और ऑक्सीजन एटम भी होते हैं, ऑक्सीजन एटम्स भी होते हैं। ओके, अगर आप कहोगे भाई कि 50 किलोमीटर से और भी हम ऊपर जाएं, यानी क्या भाई? हम बताओ 50 से कितने तक? अभी आपका कहां से कहां तक होता है? 50 से 85। क्या 50 किलोमीटर से ऊपर पहुंच जाओ, इतने ऊपर नहीं पहुंचना है पर बात आपको पहले पड़ी। आप कहोगे फिर भाई साइंटिफिक कम्युनिटी को कैसे पता लगता है कि टेम्परेचर ऐसे फैले होते हैं? अरे भाई उनके पास दूसरी टेक्निक तो होती है, उनके पास इनडायरेक्ट क्या होती है टेक्निक होती है पता करने की। समझे बात? तो 50 से 85 क्या हो जाएगा आपका? मेसोस्फीयर। और मेसोस्फीयर का जो टेम्परेचर होता है वो फिर से क्या हो घटेगा? -2 डिग्री सेल्सियस से लेके और -92 डिग्री सेल्सियस तक। यानी पहले घटेगा फिर क्या होगा, और फिर इसमें क्या होगा? घटेगा। ठीक है बात? और इसमें कौन कौन सी गैस होती है बताओ? इसमें आपकी होती है N2 है, O2 है
O2 प्लस भी होती है और NO प्लस भी होते हैं इसके अंदर। किसमें? मेसोस्फीयर में। और 85 से 500 क्या 85 किलोमीटर से इसको क्या बोलते हैं हम? थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर इसका नाम देखो, थर्मोस्फीयर। थर्मो मतलब हीट, यानी यहां क्या होना चाहिए? टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना भाई, कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो यहां मैं आपको बताऊं भाई, टेम्परेचर बढ़ता है -92 से लेके और 1200 डिग्री सेल्सियस तक भाई यहां पर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। और यहां पर आपको मिलेंगी O2 प्लस और O प्लस और NO प्लस और भाई इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे देखने को। बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई, नहीं आपको? तो ये आपको हो गया आपके दिमाग। तो कौन से हो गया हमारे पास? तो आयनोस्फीयर ये हो गया, होमोस्फीयर आपका ये हो गया। कंपोनेंट आपको पता लग गया, टेम्परेचर आपको। हाँ बोलो। क्या था? मैंने क्या बोला? हाँ पर -92 है। मैं सपन बोला था। रुको 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 रुको, शुरू में ना। ओके ओके, मैंने भाई एक सेकंड रुको। हाँ माइनस, फिर उसको -92 कर लो। क्या करो उसको आप? क्योंकि लोवेस्ट वैल्यू कितनी पहुंच पा रही है बताओ? लोवेस्ट वैल्यू भाई कितनी पहुंच पा रही है? -92 पहुंच पा रही है ना। ठीक है, तो क्या बोल रहे इसको? वो कर लो आगे आपको समझे। तो ये 1200 क्या है हमारे पास डिग्री सेल्सियस तक, और ये 500 तक। अब लेकिन अब आपकी एक बात दिमाग में आपके सवाल और आना चाहिए था कि मैंने तो ये बोला था कि एटमोस्फीयर कहां से कहां तक फैला होता है? 1600 किलोमीटर तक नहीं है आपको? और यहां तक मैंने पार्ट सिर्फ मैंने कहां तक बनाए हैं? 500 किलोमीटर। फिर बाकी वाला का एक, उसको आप एक कंसिडर करो, समझे बात? तो हम क्या बोलेंगे? तो 500 से लेके क्या 1600 तक होगा ना जो, उसको आप एक सिंगल पार्ट कंसिडर, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर। लेकिन ये हमारा भी इतने काम का है नहीं भाई, ठीक है? नहीं आपको? तो 516 को कौन सा होगा आपका? तो 500 से 1600 कौन सा हो गया आपका? एक्सोस्फीयर हो गया। नहीं आपको? और एक्सोस्फीयर से ऊपर पहुंच गए तो यानी किसी चीज में बैठ के, चंद्रयान में बैठ के बोलो भाई 1600 किलोमीटर से भी ऊपर पहुंच जाओ, तब क्या होगा? तब क्या आपको मिलेगा? स्पेस। क्या मैं आपको भाई? वैक्यूम, वैकेंट स्पेस। नहीं है आपको समझ में? तब आपको ये मिलेगा। आसान है मुश्किल है? तो भाई ये आपका ये क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर है। लेकिन हमने भाई हम एक्सोस्फीयर को यहाँ पर टैकल नहीं कर रहे। और ध्यान रखिए एक्सोस्फीयर में क्या होता है? एक्सोस्फीयर में क्या होती है? एटॉमिक हाइड्रोजन होती है। क्या होती है मेनली? उसमें थोड़ी बहुत एटॉमिक हाइड्रोजन होती है भाई, हीलियम भी होती है, और मेरे ख्याल से हाइड्रोजन भी होता है हल्की फुल्की। एटॉमिक कौन सी लेकिन एटॉमिक होती है? हाँ ये होगी, समझे बात? एटॉमिक एंड आयनिक, एटॉमिक एंड आयनिक होंगे उसके अंदर। अरे बोलो भाई, कोई और बात तो यहाँ पर रही है नहीं आपको? अच्छा आप ये बताओ कि जो आयनोस्फीयर है, क्या सॉरी जो जो ट्रोपोस्फीयर है, इसमें बताओ टेम्परेचर क्या होता है? लगातार कम होता है ना। उसकी वजह क्या होती है आपको पता भाई? क्योंकि डेंसिटी क्या हो रही है, हम ऊपर जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती है? गैस की कम होती है। तो डेंसिटी कम होती है तो पार्टिकल्स की म्यूचुअल टक्कर भी क्या होती है? कम होती है ना भाई, इजंट इट? तो वहाँ पर हीट भी फिर क्या होती है? कम पैदा होती है। तो ऊपर जाएंगे हम तो डेंसिटी ऑफ द गैस क्या होती है ट्रोपोस्फीयर में? कम नहीं जाएगी, उससे अपने आप बताओ क्या हो जाएगा? अरे बोलो मुझसे भाई, अपने आप क्या हो जाएगा? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम नहीं होएगा? टेम्परेचर आप उसमें क्या होगा? कम होगा। तो इसलिए इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम नहीं हो रहा क्या? 15 से -56 डिग्री सेल्सियस। ये 15 लिखा हुआ मैंने भाई।
15 - 56। लेकिन भाई अरे ये मैं आपको बताऊँ, ये बिल्कुल पहले तो कोई शार्प रेंज नहीं है, क्योंकि आपको पता है ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर तो भैया अपना कितना पहुंच जाता है, 30 तक पहुंच जाता है, 52 तक पहुंच जाता है, नहीं समझे बात? अरे सॉरी 40-45 अर्थ के ऊपर पहुंच जाता है, इतना तो नहीं है आपको, 40 तो पहुंच जाता है ना? क्या कह रहे हो? हाँ 40-45 से पहुंच जा रहा हूँ तो भाई मैं ख्याल कहीं 50 में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये रेंज इतनी कोई डिफाइंड रेंज नहीं है, इनमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आप भाई नमक स्वादानुसार इसमें कर सकते हो। ये मेरे ख्याल से इन्होंने नहीं है, जो एवरेज टेम्परेचर होता होगा ना, क्या होता होगा? अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, नहीं समझ, पूरे अर्थ का भी सारे रीजन्स का मिला के, ठीक है, वो बोलते होंगे, लेकिन जहाँ तक भाई मैं बोलूँगा इसको आप इतना बोल लो, ठीक है बात? ओके, अच्छा लेकिन फिर आप बताओ, फिर इसमें टेम्परेचर तो फिर क्या होता है? इसमें बताओ फिर क्या होता है? टेम्परेचर लगातार बढ़ता नहीं क्या? क्यों? क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होती है? ओजोन नहीं होती। अगर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होगी तो ओजोन बताओ क्या करेगी? तो अल्ट्रा वायलेट लाइट का बताओ क्या होगा? एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर क्यों बढ़ता है फिर? अरे भाई अल्ट्रा वायलेट लाइट क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, उससे क्या पैदा होगी? फिर हीट, उस वजह से इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इजंट इट? और फिर तो क्या होगा? टेम्परेचर इसका घटेगा, क्योंकि आप और ऊपर जाओगे तो ओजोन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओजोन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली तो क्या हो जाएगा? तो यूवी का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? और भी कम पड़ जाएगा, तो उससे तो फिर क्या टेम्परेचर, समझे बात? तो आपको सारा ये एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन थोड़ा आपको आइडिया हो गया भाई कि यहां से लेके ऊपर तक आप जाओगे तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा भाई। अरे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भाई, एक इसकी पूरा अलग से स्ट्रीम होती है बड़ी क्लासेस में, पता हो ना आपको? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में प्रॉपर पीएचडी होती है और एमएससी होती है, पता आपको इस चीज़ का? आपका सिर्फ क्या एक चैप्टर आ गया आपको? अच्छा अब आप मुझे बताओ, अब इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर तो आपको पल्ले पड़ गया भाई कि हाँ भाई हमारे चारों तरफ एयर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। लेकिन एटमॉस्फेयर के अलावा क्या बताओ? एटमॉस्फेयर के अलावा क्या क्या होता है? और मैंने क्या बोलता आपको? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अर्थ पे जितनी वाटर बॉडीज है ना, जितनी भी क्या है वाटर बॉडीज, हम किनको बोलते हैं? इंक्लूडिंग सन, सॉरी इंक्लूडिंग सी, क्या भाई सन कह रहा हूं मैं, इंक्लूडिंग सी, नहीं समझा भाई? सी है, लेक्स हैं, तालाब हैं, चाहे आपके गांव में कोई जोड़ है, वो भी क्या है भाई? हाइड्रोस्फीयर का ही क्या है? पार्ट। बात आपको पहले पड़ी। और मैं आपको बताऊं हाइड्रोस्फीयर कितना होता है? तकरीबन 70%। क्या? अरे भाई रिवर, लेक, पॉन्ड सब कुछ 70% जो अर्थ है ना वो हाइड्रोस्फीयर से ढकी हुई है। पता आपको इस चीज का? अर्थ का तो अप्रोक्सीमेट 3/4 हिस्सा किससे ढका हुआ है? पानी से। और 1/4 क्या है? खाली लैंड। अरे वो जमीन वगैरह है जिसके ऊपर सारे कंट्रीज आपस में लड़ने लग रहे हैं भाई, इजंट इट? अरे बोलो भाई, ठीक है। और ध्यान रखियो जो ज्यादातर पानी है वो समंदरों के अंदर ही है, और 3.5% नमक कहाँ अवेलेबल है? सागर के अंदर ही, समंदरों के अंदर ही क्या है? 3.5% सॉल्ट कहाँ अवेलेबल है? इन सी। ठीक है, और मेरे ख्याल से भाई 1% से भी कम पानी मेरे ख्याल से पीने योग्य होता है, जो किन में होता है? इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर, जो कहाँ मिलता है? झीलों वगैरह में। ठीक है, और मैं कहता हूँ भाई एक बड़ा प्रोपेगेंडा चलता रहता है, ठीक है, कि पानी कमी होनी है, पानी की कमी होनी है, ऐसे पता हो ना भाई? ठीक है, लेकिन एक बेसिक सेंस है, तुमको मैनेजमेंट करना है, पानी कमी कभी भी नहीं होगी, क्योंकि ये सूरज हमेशा रहेगा, पहाड़ हमेशा रहेंगे, पानी उड़ेगा, उड़ के कहां पर जाएगा? बादलों में, बादल बन के पहाड़ हो जाएंगे, वहां बरसेगा, फ्रेश हो गया अपने। जब नेचर ने कुदरती क्या लगा रखा है? एक बोलो भाई, वाटर प्यूरिफायर। क्या? अरे भाई जब नेचर ने कुदरती क्या लगा रखा है? एक वाटर प्यूरिफायर लगा रखा, आपने सिर्फ उसको पानी को क्या करना है? मैनेज करना है। तो आधा तो नहीं प्रोपेगेंडा होता भाई, क्योंकि जो वाटर बोतल बेचती कई कंपनीज, अगर वो ये बात पैदा ना करें
कि पानी बहुत वैल्यूएबल है, पानी बहुत क्या है, तो तब तक उनका पानी बिकेगा। अब कमाल देखो, आपको पता है इंडिया के अंदर जिस रेट में दूध बिकता है उससे महंगी पानी की बोतल बेचती है, पता आपको इस चीज का। तो मार्केटिंग के जरिए आपको क्या नहीं बेचा जा सकता, आप ये बताओ भाई। जस्ट इमेजिन, दूध की बोतल का जो रेट होता है उससे महंगा क्या होता है, पानी की बोतल का रेट। कई पानी ऐसे हैं कि बराबर तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, नहीं समझे बात। 25 रुपए की भाई आपको पता है, 30 रुपए की आपको मान लिया आधा लीटर की, एक आधा लीटर की भाई। अब एक और प्रोपेगेंडा, ब्लैक वाटर, ये पता नहीं क्या क्या, अरे क्या क्या बेचते रहते हैं वो। तो देखा जाए तो अरे वैसे बोल, मतलब बात आपको पहले पड़ी। तो ये इतना बड़ी बात नहीं जो कहते पानी कमी हुई, पानी कमी हो जाएगी। पानी कमी कभी भी पानी को आप तोड़ नहीं सकते, पानी को तोड़ने में खर्चा आता है, उसकी थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है, उस तोड़ने में खर्चा आएगा भाई। तो बस क्या होगा, हमेशा सूरज निकलता रहेगा, वो पानी भाप बन के उड़ता रहेगा। बस आपने क्या करना, उस पानी को क्या करना है, वो जो जब ऊपर से साफ होके आए ना उसको मैनेज करना है। तो पानी की बोतल बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक भाई प्रोपेगेंडा फैला रखा है, पानी बचाओ और पता नहीं क्या क्या बचाओ। मतलब वो कमी किसकी है, गवर्नमेंट्स की, सरकारों की, नहीं समझे बात, कॉरपोरेट की, पॉलिटिशियंस की, ठीक है। और लेकिन वो कमी को आपके ऊपर थोपेंगे कि आपकी वजह से पानी कमी हो रखी है, क्योंकि तुमने 2 मिनट अपनी भैंस को ज्यादा देर तक नहला दिया, तो इसीलिए भाई क्या बोलते, फला कंट्री में बच्चे प्यास से मर गए। बात आपको पहले पड़ेगी, आपके दिमाग में जो क्या डालेंगे वो, अरे भाई अपराध बोध, गिल्ट, उनका काम चलेगा नहीं। बात आपको पहले पड़ रही है। नहीं तो पानी कहीं जाना नहीं है, उड़ता रहेगा भाई और नीचे आता रहेगा। हमको जस्ट भाई उसे क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, ठीक है। खैर छोड़ो भाई। और एक बताओ क्या होता है हमारे पास, लिथोस्फीयर। क्या भाई, अरे बोलो भाई, लिथोस्फीयर क्या होता है। देखो अर्थ क्रस्ट, क्या इन तकरीबन 40 किलोमीटर तक, क्या जो आपको पता ना, अर्थ ऊपर से, अंदर से अर्थ भी क्या है, मेल्ट की फॉर्म में है, ऊपर से अर्थ क्या बताओ उसकी, सॉलिड फॉर्म में है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको। इसके अंदर इसका बड़ा बेनिफिट है, इससे आपको पता है सब, इसको मैनेज करना बहुत जरूरी भाई, क्योंकि इसी के अंदर से क्या मिलते हैं आपको, सारे के सारे मिनरल्स, जिनसे आप क्या बनाते हो भाई, बताओ, अपनी गाड़ियों में कल पुर्जे, जिनसे क्या बनता है, सब कुछ, जिनसे भाई आपके बिल्डिंग बनते हैं। स्टील वहां से मिलता है आपको, लोहा वहां से मिलता है, सोना चांदी तांबा, बोलो भाई, हीरे मोती, सब कहां से मिल रहा है आपको, लिथोस्फीयर से, इजंट इट। तो हम सोचिए सिर्फ कि हाइड्रोस्फीयर ही क्या है, जरूरी है, एटमॉस्फेयर भी जरूरी है, सांस तो लेना ही पड़ेगा, एटमॉस्फेयर जरूरी है भाई, हाइड्रोस्फीयर जरूरी है, पानी तो पीना ही पड़ेगा। मैं सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल रिक्वायरमेंट। और भाई ये भी जरूरी है, कौन सा, लिथोस्फीयर, क्योंकि बिना लिथोस्फीयर के आप कुछ भी चीज तैयार नहीं कर सकते भाई, इजंट इट। और चौथा हमारा होता है बायोस्फीयर। क्या होता है बायोस्फीयर, क्या होता है बायोस्फीयर, होता है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर का वो पार्ट जिसमें लाइफ फॉर्म्स सस्टेन करती हैं और आपस में क्या करती हैं भाई, इंटरेक्ट। क्या, अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात। अरे भाई लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जहां पर कौन एग्जिस्ट करता है, लिविंग बींग्स, क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, समझे बात। और म्यूचुअली, और क्या करते हैं वो, म्यूचुअली क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। नहीं है आपको। तो अगर मान लिया एक जमीन है, अब देखो बायोस्फीयर सारा ही होता है। अब आपको पता है जमीन में अगर आप बहुत नीचे पहुंच जाओगे तो वहां पर आपको तो कोई लाइफ मिलेगी नहीं मिलेगी ना, क्योंकि वहां पर तो लावा है। लेकिन जो जमीन में आप कुछ गड्ढा खोदते हो 2 फुट का 3 फुट का, क्या वहां पर आपको भाई कीड़े चलते या कोई कॉकरोच वगैरह या कोई और जीव आपको नहीं मिलते क्या, प्लस आपको वहां पर बैक्टीरिया नहीं मिलते क्या। तो लिथोस्फीयर में क्या है, लाइफ है कि नहीं है। क्या एटमॉस्फेयर में ये बैक्टीरिया वगैरह नहीं उड़ते रहते क्या, एयर में भी 1000 तरह क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं भाई। या इसकी जरूरत पड़ती किसको, लिविंग बींग्स को भाई सस्टेन करने के लिए। या पानी के अंदर क्या होता है, लाइफ नहीं होती क्या। तो लाइफ के होने के लिए या उसको सस्टेन करने के लिए लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर का जो पार्ट रिक्वायर्ड उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली बायोस्फीयर। बायो वाले समझ जाए भाई,
बायो वाले टेंशन नहीं आपको? अरे बोलो भाई, जैसे आपको पता है अगर जो प्लांट हैं वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ना लें तो फोटोसिंथेसिस, वो ज़मीन से क्या लेते हैं? पानी। एयर से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और ज़मीन से क्या लेते हैं? पानी के अलावा मिट्टी से। और क्या भाई मिनरल लेते नहीं आपको समझ में? और तो अपनी ग्रोथ को करने में हेल्प करते हैं। तो देखा जाए तो जो बायोस्फीयर है वो तीनों का एक तरह से आप कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन है। तीनों के साथ ही क्या बनता है आपका? बायोस्फीयर। आगे आपको तो ये है आपका भाई एनवायरनमेंट, और ये है आपके एनवायरनमेंट के पार्ट्स। अब आपने पढ़ना है कि एनवायरनमेंट के जो ये पार्ट हैं, अब एनवायरनमेंट आपको पता लग गया। अब एक होती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। क्या? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द, बोलो भाई, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन एनवायरमेंट। समझो उनकी पूरी स्टडी क्या कहलाएगी बताओ भाई? अरे भाई साइंस की या केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि एनवायरमेंट में होने वाली सभी एनवायरमेंट में, लिथोस्फीयर में, बायोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में जितनी भी क्या होती हैं केमिकल चेंजेस, क्या उनको स्टडी करे, वो क्या कहलाएगी? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। या आप ये भी कह सकते हो कि क्या है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री? इट इज नथिंग बट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ओरिजिन, ट्रांसपोर्ट, रिएक्शन, बोलो भाई, एंड फेट। फेट का मतलब क्या है? ऑफ केमिकल स्पीशीज इन आवर एनवायरमेंट। क्या? हमारे एनवायरमेंट के अंदर जितनी भी क्या है, बोलो भाई, हमारे एनवायरमेंट के अंदर जितनी भी क्या है केमिकल स्पीशीज, उन सब का ओरिजिन, वो सब कैसे पैदा होती हैं, कैसे वो मूव करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, CO2 कैसे बनती, कैसे नहीं आपको? अरे भाई एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट सभी केमिकल स्पीशीज का ओरिजिन, वो कैसे बनती हैं, कैसे उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है एनवायरमेंट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे, उनकी केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, उनके इफेक्ट क्या होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स के ऊपर। नहीं समझे बात? बोलो भाई। और उनका एंड क्या होता है, उन केमिकल स्पीशीज का एंड क्या होता है? तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो मेरे ख्याल से आपको भाई ये अच्छे से पता लग गया, ये आपको अच्छे से पता लग गया कि बताओ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। कुछ इंट्रोड्यूस हुआ ये? हाँ बताओ प्रत्यक्ष, इतने बड़े बड़े क्यों बोल रहे हो? मैं बोरिंग तो क्या करें। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।